हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, पीजी फिजिक्स वाला। आज 11वीं क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन। हालांकि वो लेसन आपने 9th में पढ़ा है, लेकिन उतना सा नहीं पढ़ा जितनी 11वीं में ज़रूरत होती है। लॉज ऑफ मोशन हम पढ़ने जा रहे हैं। कहने को तो बहुत ईजी है, जैसे ही चैप्टर शुरू करते हैं बच्चा कहता है अच्छा लॉज ऑफ मोशन, ये तो 9th में पढ़ रखा है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इनर्शिया, सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन क्वेश्चन नहीं होते हैं। क्यों? 9th में 9th जितना ही पढ़ा था, ठीक है ना। अभी 11वीं क्लास में लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है वो बहुत ही कहना चाहिए मैकेनिक्स का बेस है एक तरह से। लॉज ऑफ मोशन को बहुत अच्छे से आना चाहिए सबको, तो ध्यान से सुनना है। हमने इससे पहले काइनेमेटिक्स में पढ़ा था। काइनेमेटिक्स का मतलब मैंने बताया था कि पैरामीटर्स इन्वॉल्व इन मोशन, हमने उनको स्टडी किया था कि डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, ये सारे टर्म्स हमने पढ़े थे। अब वो वेलोसिटी या एक्सीलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस्ड क्यों होता है, उसका कारण क्या है, ठीक है ना। काइनेमेटिक्स का कॉज क्या है वो नहीं पढ़ा था, तो लॉज ऑफ मोशन में वही पढ़ने जा रहे हैं। कॉज ऑफ काइनेमेटिक्स मतलब डायनामिक्स की बात करेंगे, मतलब मोशन के जो पैरामीटर्स हैं, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता बॉडी में या वेलोसिटी चेंज होती बॉडी में, तो इन सब के बीच में कारण क्या है, क्यों चेंज होती है। तो सबको ही पता है कि बॉडी की वेलोसिटी क्यों चेंज होती है। अगर बॉडी रेस्ट में है, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है, अब 0 से कुछ वेलोसिटी लानी, हमने उसको धक्का दे दिया कुछ, या बॉडी जा रही है किसी वेलोसिटी से, हमने उसको पीछे की तरफ खींच लिया, उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, एक्सीलरेशन चेंज हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो मोशन के पैरामीटर्स हैं, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन या जो भी है, चेंज हो रहा है, एक्सीलरेशन बदल रहा है, वेलोसिटी बदल रही है, ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। डायनेमिक्स, डायनेमिक्स का मतलब होता है कॉज ऑफ मोशन बेसिकली। तो हम कॉज ऑफ मोशन पे ही बात करने जा रहे हैं, और कॉज ऑफ मोशन क्या है, फोर्स। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा फोर्स, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है, उसका पहला टॉपिक फोर्स क्या है, समझिए ना, ध्यान से पढ़ना। हम पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। मैंने पहले ही कहा था कि ये लॉज ऑफ मोशन आपने चैप्टर 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है, बल्कि कई किताबों आजकल 6th 7th में भी आ गया, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ। चलिए, तो लॉज ऑफ मोशन में हमने क्या बताया, कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन, मोशन का कारण क्या है, बेसिकली फोर्स। हम बात इस फोर्स की करने वाले हैं अभी। फोर्स एक एफर्ट्स है इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द बॉडी। फोर्स क्या है, कॉज। फोर्स एक कॉज है, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ स्टेट ऑफ बॉडी, राइट। ये पुश के भी फॉर्म में हो सकता है और पुल के फॉर्म में हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। मतलब अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो बॉडी की स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। रेस्ट में है तो रेस्ट नहीं रहेगी, या जिस स्पीड से चल रही है उसी स्पीड से चलती रहेगी, या जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी, जब तक हम उस पर कोई फोर्स या एक्सटर्नल एफर्ट्स न डालें। यही तो बेसिकली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है भी। आगे हम पढ़ेंगे, इफ द बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, समझ गए ना। तो डायनेमिक्स का जो पहला कॉज है, मोशन का जो पहला कारण है, वो है फोर्स। तो हमें फोर्स को बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। फोर्स एक एफर्ट्स है इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द बॉडी। अब देखो, फोर्स तो बहुत तरीके के होते हैं, बहुत सारे तरीके के फोर्स होते हैं। आपने पढ़ा होगा कॉन्टैक्ट फोर्स, ये तो बहुत ही जरूरी है यहाँ पर अगर आपको लॉज ऑफ मोशन पढ़ना, कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स,
हालांकि इनकी बहुत ज़्यादा जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें मोशन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, दो मैग्नेटिक फोर्स के बीच में, तो हमें इसको ज़्यादा नहीं पड़ेगी, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। बेसिकली हमें जरूरत किसकी पड़ने वाली है? कॉन्टैक्ट फोर्स की। कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है एक में नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, अभी हम इसकी बात करें। दूसरा इंपॉर्टेंट है टेंशन, टेंशन इन स्ट्रिंग, थ्रेड, रॉड, चेन, कुछ भी हो सकता है। और तीसरा जो फोर्स हो सकता है फ्रिक्शन फोर्स भी हो सकता है। मतलब नॉर्मल रिएक्शन की हम बहुत बात करेंगे, टेंशन की बहुत बात करेंगे, फ्रिक्शन की बहुत बात करेंगे और ग्रेविटेशनल की बहुत बात करेंगे। इन फोर्सेस की बहुत बात हम करने वाले हैं। इनको अगर नहीं जानते हैं तो आप अच्छे से भी मेरा लेक्चर सुनते रहिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, किधर लगता है, किस केस में किधर लगेगा, टेंशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो पहले हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं फोर्सेस की, उसमें स्पेशली हम लेंगे वेट, और ले लेते हैं वेट। वेट बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। वेट क्या है? m × g। एम जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल पुल ही तो है। तो अभी इसी में तो कहा हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ेंगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली है क्या? वेट है, कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसकी भी जरूरत हमें पड़ेगी लॉज ऑफ मोशन में। तो हम एक एक करके पहले इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं फोर्सेस को, फिर हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे, ठीक है ना, इनर्शिया की बात करेंगे। तो चलिए, तो लॉज ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं आज सबसे पहले फोर्स की बात करेंगे, फिर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे, फिर फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, फिर सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं वेट। सबसे पहले बात करते हैं वेट। आपको छोटी क्लासेस से बताया था वेट ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। ऐसा क्यों कहा जाता है? हर किसी बॉडी को अर्थ अपनी ओर खींचती है, अट्रैक्ट करती है, ग्रेविटेशनल पुल ही तो वेट है। जैसे मान लो ये अर्थ है और ये m मास की बॉडी है, इसमें फोर्स किधर लगेगा? वेट m × g, जहां g होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब कई बच्चे कहते हैं सर ये हमने तो पढ़ा था 9th क्लास में कि अर्थ किसी बॉडी पे जो फोर्स लगाती है वो होता है g m1 m2 अपॉन r²। एग्जैक्टली वही चीज मैं बता रहा हूं। अगर अर्थ का मास m ले लें तो हमने पढ़ा था F = g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r², बराबर पढ़ा था। तो आपने ये भी वहीं पर पढ़ा होगा कि gm अपॉन r² होता क्या है? स्मॉल g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन गया mg तो है। इसका मतलब वेट जो होता है ग्रेविटेशनल पुल होता है, उसका फार्मूला होता है m × g। जहां पर हमें अर्थ शो की गई है तो वहां तो हमें वेट किधर बताना है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। इस मान लो ये अर्थ है, थोड़ी देर की मान ये अगर अर्थ है तो बॉडी अगर आपकी यहाँ रखी है m मास की, mg इधर आएगा। बॉडी अगर यहाँ है तो mg किधर आएगा? ध्यान रखना, अगर अर्थ दिख रही है तो अर्थ के रिस्पेक्ट में, लेकिन हमें अर्थ नहीं दिखानी होती क्वेश्चंस में, तो हम सीधा क्या करते हैं? वेट कहाँ लग रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड। हम मान चलते हैं नीचे अर्थ है, समझ गए ना। अब हवा में तो कोई लटका नहीं होगा, ऊपर ही होगा बॉडी, तो नीचे की हम बना देते हैं। लेकिन अगर यहाँ अर्थ है, ये लिखा है अर्थ, तब तो टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ ही लगेगा ना। हर बॉडी को अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचती है mg। लेकिन अगर अर्थ नहीं दिखाया गया है, अगर अर्थ नहीं दिखाया गया, हमने सीधा कह दिया कि ये बॉडी है, इस तरह से रखी है m मास की बॉडी,
तो इसका वेट एम हम कैसे बता देते हैं, सीधा सीधा। और यही आपको ध्यान रखना है, किसी भी एम मास की बॉडी का जो वेट होता है वो एम किधर लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, इधर उधर नहीं दिखाना। मैंने कहा ना, अगर अर्थ दिखा दिया गया, अर्थ लिखा है, तब तो अर्थ के सेंटर तरफ बताना वेट, अदरवाइज वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट का कॉन्सेप्ट क्लियर, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही दिखाना है। चलिए, दूसरा मैंने बताया था नॉर्मल रिएक्शन। दूसरा फोर्स था वो था नॉर्मल रिएक्शन। it acts always normal। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ बॉडी। सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, जिस सरफेस पे बॉडी रखी वो लगा लो, या बॉडी का जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर। वर्टिकली अपवर्ड नहीं बोला मैंने, नॉर्मल टू द सरफेस बोला गया। देखिए एक दो एग्जांपल लेके बता रहे हैं। जैसे मान लो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस इस तरह से, ठीक है ना, सरफेस है, ये एम मास की बॉडी है, एक तो इसका वेट नीचे लगेगा, हमें बताइए, क्योंकि हम वेट बढ़ा चुके हैं। अब नॉर्मल टू द सरफेस का मतलब होगा नॉर्मल। अब यहाँ पे ये वर्टिकली अपवर्ड ही आ गया, तो बच्चा रट लेता है कि वेट नीचे लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड, और रिएक्शन कितना लगता है वर्टिकली अपवर्ड। नहीं, वर्टिकली अपवर्ड नहीं लगता है। देखिए हमने चेंज कर दिया सीक्वेंस, हमने इस तरह से कर दिया, इंक्लाइंड प्लेन कर दिया। ये इंक्लाइंड प्लेन का हमारा ब्लॉक रखा है ये। अब देखो इसका मास वही m है, m मास का ब्लॉक है। अब वेट कहां लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट तो यहां लगेगा, फिक्स है। वेट इज ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। इसको तो हमने वर्टिकली डाउनवर्ड लिखा, जैसे यहां लिखा। रिएक्शन फोर्स हमने क्या बताया, नॉर्मल टू द सरफेस। अब सरफेस इस तरह से है तो इस पे परपेंडिकुलर जाएगा, ऐसे मत बना, सरफेस पे परपेंडिकुलर। देखो ना, ये जो सरफेस दिख रहा है ना, ये इस पे परपेंडिकुलर दिखाना है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन वेट को बैलेंस नहीं कर रहा। नॉर्मल रिएक्शन कहां जा रहा है, वेट कहां जा रहा है, यही दिख रहा है ना। अच्छा, यहीं पर हम एक चीज बता दें, आप समझ जाना है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना होगा 90, ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा। तो ये एंगल बचा हुआ कितना होगा थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ये पूरा एंगल 90 है, ये 90 माइनस थीटा, ये क्या हुआ थीटा। अब हमने तुम्हें कंपोनेंट लेना बताया था रिजोल्यूशन में, ये mg है, ये एंगल थीटा, तो यहाँ क्या आएगा mg cos थीटा। इसका मतलब इस केस में नॉर्मल रिएक्शन किससे बैलेंस हो रहा है, mg cos थीटा से, और mg sin थीटा किधर आएगा, इधर आएगा। mg sin थीटा किधर आएगा, इधर। तो ये कॉन्सेप्ट था नॉर्मल रिएक्शन। और भी हम डायग्राम बना सकते हैं, जैसे मान लो स्फेरिकल सरफेस लिया, हमने कहा बॉडी यहाँ रखी है, एम मास की बॉडी, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगेगा। बॉडी अगर यहाँ रखी इस तरह से, एम मास की, नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन का मतलब नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी है, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द प्लेन, जिस प्लेन पे आपकी बॉडी रखी है। तो आपको नॉर्मल रिएक्शन बनाना आ गया, किधर लगेगा ध्यान रखना। आपको वेट शो करना आ गया, वेट किधर लगेगा। अब तीसरी चीज थी इसमें टेंशन। क्या चीज, टेंशन आ गया। टेंशन, टेंशन आते ही दिमाग में टेंशन। तुम लोग नोट कर रहे हो और नहीं कर रहे, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आप इन्हीं सभी में खेलेंगे, यही सारे कंपोनेंट्स हैं जो आपको बनाने अच्छे से आने चाहिए लॉज ऑफ मोशन के लिए। लॉज ऑफ मोशन में आप कुछ भी नया नहीं पढ़े, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा, फोर्स है, टेंशन है, इनर्शिया, वही सब पढ़ रहे हैं। F बराबर ma, F बराबर d, वही सब पढ़ रहे हैं, कुछ भी नई चीज नहीं आएगी। फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे, आप आ जाएंगे क्वेश्चन कर तो नहीं होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि चीजें वही हैं,
अब तरीके से बताई जा रही है तो उनका तरीका सीख लीजिए, आप आराम से फटाफट लगाने लगेंगे इक्वेशन और आपका काम हो जाएगा, समझ गए ना। अब बात आती है टेंशन की। टेंशन तो बड़ी खतरनाक चीज है। टेंशन कहाँ टेंशन हो सकती है? थ्रेड या स्ट्रिंग या रॉड या चेन, कुछ भी हो सकता है। स्ट्रिंग हो सकती है, चेन हो सकती है, रॉड हो सकती है। चेन या रॉड के केस में हम बात करेंगे तो वहां पर स्ट्रिंग का मतलब स्ट्रिंग ही, चेन एक स्ट्रिंग ही होगी ना, तो यहाँ पर मास भी आएगा। लेकिन कई बार 90% केसेस में हमें मास लेस स्ट्रिंग की बात मिलती है। किसकी? मास लेस स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। तो हम अभी उसी पे बात करेंगे आगे, जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। टेंशन की बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो टेंशन में दो चीज ध्यान रखना, ऑलवेज टेंशन हमेशा किधर लगता है? एक away from the point of contact. Point of contact से दूर तरफ लगता है। सेम स्प्रिंग मतलब सेम टेंशन। एक ही स्ट्रिंग में दो अलग अलग टेंशन नहीं हो सकते। स्ट्रिंग बदलेगी तो टेंशन बदलेगा, समझ गए ना। तो चलिए बात कर लेते हैं। कोई भी डायग्राम ले लीजिए, बहुत सारे डायग्राम। ये एम मास की बॉडी है, टेंशन बनाना है आपको। देखिए हमने बताया था वेट नीचे लगेगा, ये लगाना आ गया तुम्हें। टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आप यहाँ पर बैठ जाओ ऊपर की तरफ, अवे। इस पॉइंट पर अगर टेंशन बताना है कि रिजिड सपोर्ट में टेंशन कितना आएगा स्ट्रिंग में, तो यहाँ बैठ जाओ अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आप ऐसे बता सकते हो, समझ गए ना। टेंशन बताने का तरीका क्या है? जिस पॉइंट पे आप टेंशन शो करना चाहते हो उस पॉइंट से दूर की तरफ, अवे फ्रॉम दैट पॉइंट, तो आपका टेंशन शो हो जाएगा, समझ गए ना। अवे फ्रॉम द पॉइंट, जैसे मान लो ये दो अलग अलग ब्लॉक है, M1 ब्लॉक और दो टेंशन है। हमने ये अप्लाइड फोर्स है, क्या है? अप्लाइड फोर्स है। एक डोरी बंधी है, हमने उधर फोर्स खींचा। इस पॉइंट पे अगर हम टेंशन की बात करें तो टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट। इस पॉइंट पे टेंशन की बात करें अवे फ्रॉम द, यहां बैठ जाओ, इधर की तरफ देखो। आप यहां बैठ के छतरी खोल सकते हो। टेंशन मतलब ये छतरी ऐसी बन रही ना, ऐसे करके इस पॉइंट पे किधर हुआ इधर। जैसे ये स्ट्रिंग अलग है, यहां टेंशन T1 लिया, तो यहां कितना आएगा? अलग स्ट्रिंग है तो अलग टेंशन T2। इस पॉइंट पे टेंशन पॉइंट से दूर। मेरे ख्याल समझ में आ गया और टेंशन कैसे दिखाते हैं। चलिए और एक दो एग्जांपल लेते हैं। ये रिजिड सपोर्ट है, ये एम मास है। टेंशन इस पॉइंट पे टेंशन बाहर, यहां से टेंशन देखेंगे किधर आ जाएगा? इस पॉइंट पे टेंशन इधर, इस पॉइंट पे टेंशन इधर। अब ये दोनों अलग अलग से यहाँ T1 होगा, यहाँ क्या होगा? देखिए फिर से देखिए, इस पॉइंट पे टेंशन मतलब इस ब्लॉक के, मतलब ये रस्सी है ना, ये स्ट्रिंग बंधी है, इस ब्लॉक और एक रिजिड सपोर्ट के बीच में एक स्ट्रिंग है। अब हमें टेंशन दिखाना है स्ट्रिंग। इस पॉइंट पे टेंशन मतलब दिखाना तो पॉइंट से बाहर तरफ, इस पॉइंट पे टेंशन दिखाना तो पॉइंट से बाहर तरफ। अब दोनों स्ट्रिंग एक ही है तो टेंशन से मैं नहीं T1 लिखूं या T2 लिखूं, एक ही स्ट्रिंग एक ही टेंशन। जिस पॉइंट पे टेंशन की बात कर रहे हैं उस पॉइंट से दूर की तरफ जाना है टेंशन के लिए। इधर टेंशन, इधर टेंशन। और भी ले सकते हैं एग्जांपल, बहुत सारे। फिर हम अभी बात करेंगे इसकी।
दो अलग अलग ब्लॉक हैं, M1 M2, वेट M1G मैंने बताया नीचे की ओर। इस पॉइंट पे टेंशन ऊपर P। देखिए एक ये स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग एक है, पासिंग ओवर द पुली, इसका वेट नीचे M2G, इस पॉइंट पे टेंशन ऊपर। ये तो एक बात होगी। अब अगर पुली पे टेंशन दिखाना किसकी, ये तो ब्लॉक पे टेंशन हो गया, इस ब्लॉक पे टेंशन, इस पॉइंट पे इधर, इसमें इधर। पुली पे टेंशन दिखाना तो पुली पे बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ पुली पे। इस पॉइंट पे टेंशन, इस पॉइंट की बात करें, टेंशन किधर आएगा, नीचे T। इस पॉइंट पे टेंशन किधर आएगा, नीचे T, समझ गए ना, ऐसे करके। इस पे टेंशन किधर आएगा, इस पॉइंट पे बैठ जाओ ऊपर की तरफ, P1। P1 क्यों लिया भाई, इस पॉइंट पे टेंशन बताना, इस स्ट्रिंग में, ये भी स्ट्रिंग है ये, इस पॉइंट पे टेंशन ऊपर की तरफ T1 इसलिए लिया, ये स्ट्रिंग अलग है और ये पूरी एक स्ट्रिंग अलग है। अगर पुली पे टेंशन यहाँ नहीं बताना तो इनकी कोई जरूरत नहीं, ब्लॉक पे टेंशन बताना तो ब्लॉक को ही देखो आप। तो ये टेंशन शो करने का तरीका था। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि भाई हमें कैसे क्वेश्चन करने, ठीक है ना। अभी तो हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि टेंशन फोर्स को दिखाना कैसे है, समझ पा रहे हैं ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम, इसकी बात कर लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम, आपको टेंशन फोर्स दिखाना आना चाहिए, वेट दिखाना आना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन दिखाना आना चाहिए। फ्रिक्शन की बात भी हम कर लेते हैं, फ्रिक्शन किधर लगता है, अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द ब्लॉक्स, ठीक है ना। तो उसकी बात आएगी, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आएगी। तो मेन जो फोर्स थी विच प्रोड्यूसेस द मोशन, उनकी बात हमने करी है। तो वो फोर्स कैसे शो किए जाते हैं, आज हम चैप्टर का बिल्कुल बेसिक्स बता रहे हैं। अभी हमने चैप्टर ढंग से शुरू भी नहीं कर पाया। अभी तो हमने क्या बताया है कि हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं। लॉज ऑफ मोशन का मतलब हम बेसिकली डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। डायनेमिक्स का मतलब होता है कि जो मोशन के पैरामीटर्स होते हैं उनको इफेक्ट कौन करता है, फोर्स। वेलोसिटी को चेंज कौन करता है, फोर्स। डिस्प्लेसमेंट चेंज कौन करता है, फोर्स। तो हम उस फोर्स की बात कर रहे हैं विच इज द कॉज ऑफ मोशन। डायनेमिक्स का मतलब ही होता है कि मोशन का जो कारण होता है वो हमें पढ़ना है। मोशन का कारण क्या है, फोर्स। हम उस फोर्स की बात कर रहे हैं। फोर्स मैंने बताया दो तरह के होते हैं, एक तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और एक कॉन्टैक्ट फोर्स। तो हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स की ज़्यादा बात करें, जैसे टेंशन फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन है, इसकी बात करें, फ्रिक्शन फोर्स है। तो वो हमने बताया कि किस तरह से हमें शो करना है। अब हम बात कर रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम, जो हमें लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन में हर बार बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम। फिर हम शुरू करते हैं चैप्टर फ्री बॉडी डायग्राम, शॉर्टकट में कहते हैं FBD। कुछ है ही नहीं, जिस बॉडी का FBD बना रहे हो उस बॉडी को पॉइंट मास ले लो। कंसीडर बॉडी एज अ पॉइंट मास। बॉडी को हमें क्या कंसीडर करना है, पॉइंट मास की तरह से कंसीडर करना है। और दूसरी मेन बात है, शो ऑल द फोर्सेस acting on the body, acting on the body, not by the body. बॉडी पर लगने वाले जितने फोर्स हैं उनको सबको शो करना है, बॉडी द्वारा लगने वाला फोर्स हमें शो नहीं करना है। बस ये दो बातें ध्यान रखनी है, आपका फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएगा। जैसे मैंने भी एग्जांपल लिया था पुली वाला, हम उसी का फ्री बॉडी डायग्राम बना के बता रहे हैं। ध्यान से देखिए, पहले चला छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। चलिए देखते हैं, समझदार हो गए, बहुत कुछ पढ़ लिया आपने। ये पुली है, ये स्प्रिंग है जो उसकी पुली के ऊपर से पास हो रही है। एक ब्लॉक का मास M1 है, दूसरे ब्लॉक का मास M2 है।
राइट। अब देखो M1 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, नीचे लगेगा M1G पता है, टेंशन किधर लगेगा ऊपर की तरफ P, इस पॉइंट पे M1 पे लगने वाला टेंशन, M1 द्वारा स्प्रिंग पे लगने वाला टेंशन P। इधर आ जाओ M2G टेंशन T, दोनों तरफ टेंशन T क्यों लिया, क्योंकि स्ट्रिंग ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ही स्ट्रिंग है। हम पुली की बात बाद में करेंगे, पुली की बात बाद में करेंगे, पहले हम M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो M1 को आपने पॉइंट मास ले लिया, एक फोर्स क्या लग रहा है नीचे M1 भी, दूसरा फोर्स तो क्या लग रहा है, बन गया M1 का फ्री बॉडी डायग्राम। M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ये रहा M2, नीचे आ गया M2G, ऊपर आ गया टेंशन M2 का फ्री बॉडी। अगर पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, फॉर पुली ध्यान दीजिए, तो पुली पे अगर लगने वाले फोर्स कौन कौन से फोर्स पुली पे लग रहे हैं, तो मैंने बताया था आप पुली पे बैठ जाओ, यहाँ बैठ गए तो टेंशन किधर लगेगा, इधर की तरफ, यहाँ बैठ जाओ टेंशन किधर लगेगा, इधर की तरफ। इसको हटा दो नीचे, हम पुली की बात कर रहे हैं केवल। और ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन अलग लगेगा, यहाँ बैठ जाओ इधर लगेगा ऊपर टेंशन T1। इस स्ट्रिंग में टेंशन अलग लेना जो अलग स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग तो सेम ही है तो टेंशन T। अब पुली करो, ये बन गई पुली आपकी। अब देखो पुली कितने फोर्स लग रहे हैं, T और T दो नीचे लग रहे हैं, एक P नीचे लग रहा है, एक P नीचे लग रहा है, ये पुली है P, और एक ऊपर लग रहा है T1। ये पुली पे लगने वाले फोर्स T नीचे और T1 ऊपर, देखो T और T नीचे और T1 ऊपर, ठीक है ना। अब जैसे क्वेश्चन कहता है अगर इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स जीरो, ये वाला फोर्स इससे बैलेंस होगा, इक्विलिब्रियम अगर है इससे बैलेंस होगा, वो आगे की बात है। हम अभी आपको क्या बता रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाया जाता है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे ये एक M मास है, एक वेज है, उस पर M मास रखा है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, बताओ इसमें कौन कौन से फोर्स लगेंगे। अभी बताया थोड़ी देर पहले, नॉर्मल रिएक्शन M, और एक वेट लगेगा नीचे Mg, यही दो फोर्स लगेंगे। अभी ये मोशन नहीं खिसक नहीं रहा, नहीं तो फ्रिक्शन भी बताते हैं। एनीवे अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, पॉइंट मास बना लो, Mg नीचे बना दो, और नॉर्मल रिएक्शन ऐसे है ऐसे बना लीजिए, बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में कुछ भी नहीं है, बॉडी को पॉइंट मास इसलिए जैसे मान लो मोशन में कार है, रोड पे जा रही है, उसमें लगने वाले फोर्स बनाने हैं, तो हम कार थोड़ी बनाएंगे, हम कार को एक पॉइंट मास बना के उसमें लगने, कार का मास जो M है वो पॉइंट मास का ले लेंगे हम, समझ गए ना। इसलिए हमें क्या बनाना पड़ता है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये था मोशन स्टार्ट करने से पहले फोर्स को कैसे शो करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन की, हटा देता हूं इनको सबको, आप नोट कर लें। चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे इनर्शिया की। लॉज ऑफ मोशन में पहला लॉ ही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो हमें पता होना चाहिए कि इनर्शिया क्या होती है सबसे पहले, ठीक है ना। ये कुछ बेसिक्स थे जो आपने पढ़े, अब हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर। सबसे पहला पॉइंट इनर्शिया, फोर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। नाइन्थ में पढ़ा था आपने इनर्शिया, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी अपोजेस, लिखता हूं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, देखिए
इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, कोई डायमेंशन नहीं होती है, ये एक प्रॉपर्टी है, नॉट फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान रखना। लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है ना मास पे डिपेंड करती है। मोर मास मोर इनर्शिया, लीस्ट मास लीस्ट इनर्शिया, लेकिन ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ध्यान रखना। नहीं तो एग्जाम में आ जाए गिव द डायमेंशन ऑफ इनर्शिया, आप लिख दो m1। मैंने कहा हर एक पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं आपकी कॉपी होना चाहिए। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच the body opposes any change in its state of rest or state of uniform motion or state of direction। मतलब इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण बॉडी अगर स्टेट में है, रेस्ट में, सॉरी उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट है, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। ये एक प्रॉपर्टी है बॉडी की, इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब हमने यहाँ पर 3 कंडीशन लिखी है, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और स्टेट ऑफ डायरेक्शन। इसका मतलब इनर्शिया 3 तरह का होता है, ध्यान से सुनिए। मैंने डेफिनेशन लिखा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द बॉडी अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और स्टेट ऑफ डायरेक्शन। इन तीनों बातों को अगर अलग अलग कर दें, इसका मतलब इनर्शिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। पहली इनर्शिया ऑफ रेस्ट, आप केवल रेस्ट वाली बात करें। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द बॉडी अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, बात खत्म। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, ऐसा बॉडी जिस प्रॉपर्टी के कारण रहती है उसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझ गए ना। इसी तरह हमने कहा स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इसका भी अपोज करती, मतलब अगर कोई बॉडी जिस वेलोसिटी से मूव हो रही है उसी वेलोसिटी से मूव होना चाहेगी या मूव होती रहेगी जब तक उस पर फोर्स ना लगाए। मतलब यूनिफॉर्म मोशन में भी चेंज का वो अपोज करती है, जिस स्पीड से जा रही है उसी स्पीड से जाती रहेगी। ऐसा बॉडी जिस प्रॉपर्टी कारण करती है उसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। या जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है, तीसरी बात है, उसी डायरेक्शन में जाती रहेगी, डायरेक्शन चेंज का भी बॉडी अपोज करती है, तो वो होता है डायरेक्शनल इनर्शिया। तो इस डेफिनेशन में तीनों इनर्शिया आ गए। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब बॉडी रेस्ट में, तो रेस्ट में ही रहना चाहती है। रेस्ट में जो बॉडी है उस रेस्ट की चेंज का अपोज करती है, यूनिफॉर्म मोशन का भी अपोज करती है, डायरेक्शन का भी अपोज करती है। तो 3 तरह का इनर्शिया होता है, ठीक है ना। यही बेसिकली लॉज ऑफ इनर्शिया भी है, सॉरी लॉ ऑफ इनर्शिया भी, इसको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं। इनर्शिया का मतलब बताया कि इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, नो यूनिट, नो डायमेंशन। तुम देखो, ये सिर्फ एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है बॉडी की, ठीक है ना। 3 तरह का बताया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्या मतलब हुआ कि बॉडी का रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, ऐसा जिस प्रॉपर्टी का कारण करते हैं उसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन, कि बॉडी जिस वेलोसिटी से मूव हो रही है उसी वेलोसिटी से मूव होती रहेगी, ऐसा जिस प्रॉपर्टी के कारण करते हैं उसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है ना। अब ये जितनी भी चीजें हो रही हैं इनमें अगर हम चेंज करना चाहें, स्टेट को चेंज करना चाहें, वेलोसिटी को चेंज करना चाहें, डायरेक्शन को चेंज करना चाहें, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तब तक चेंज नहीं होगी ना। बॉडी कह रहा ना क्वेश्चन, ये डेफिनेशन क्या करिए, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी जब तक उस पर फोर्स ना लगाए। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अभी हमारे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिस वेलोसिटी से जा रही है उसी वेलोसिटी से जाएगी जब तक कि आप उस पर फोर्स ना लगाएं। समझ गए ना। तो बिना फोर्स लगाए, विदाउट अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स, या आप नेट फोर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि बॉडी पे एक से ज्यादा ही फोर्स लग सकते हैं। अगर नेट फोर्स 0 है तो फिर बॉडी की स्टेट में चेंज नहीं होगा। यही बेसिकली लॉ ऑफ इनर्शिया हम डालते हैं।
अब हम पढ़ रहे हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है, तो हम पहला लॉ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये इनर्शिया का मतलब ही लॉ ऑफ इनर्शिया है, और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी लॉ ऑफ इनर्शिया भी वापस लिखने आता। समझ के कीजिए, आपने ये सब चीजें पढ़ रखी हैं। हमने जो इनर्शिया की डेफिनेशन अभी आपको बताई, उसमें से एक चीज साफ है कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी। बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहेगी। बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में जाना चाहेगी। कब तक? जब तक कि आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाएं। इसका मतलब है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स चेंज ऑफ स्टेट इज नॉट पॉसिबल। बिना एक्सटर्नल फोर्स लगाए बॉडी की स्टेट में चेंज नहीं किया जा सकता है। यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अभी हमने इनर्शिया को डिफाइन कर दिया था। उस इनर्शिया के डेफिनेशन में था कि बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, जिस डायरेक्शन जा रही है उस डायरेक्शन में ही रह जाएगी जब तक उस पर फोर्स ना लगाया जाए। मतलब इफ external force acting on the body is zero। हम दूसरी तरह से कह रहे हैं कि बॉडी पर अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो then change of state of body is impossible। इम्पॉसिबल मतलब बॉडी की स्टेट में चेंज करना है। स्टेट का मतलब अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में नहीं रखना, आपको मोशन में लाना है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। जिस वेलोसिटी से जा रही है उसको चेंज करना है, वेलोसिटी बढ़ानी है या घटानी है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। जिस डायरेक्शन में जा रही है अगर हमें डायरेक्शन चेंज करना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। साफ साफ लिखा है कि बिना एक्सटर्नल फोर्स लगाए बॉडी की स्टेट में चेंज करना इम्पॉसिबल है। मतलब इसका वही जो आपने नाइट में रटा था कि इफ द बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, इफ द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन इट विल कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन until and unless an external force is applied on it। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए तब तक ऐसा ही होता रहेगा, जो है वही रहेगा। मतलब स्टेट में चेंज नहीं आएगा। इसको हमने दूसरी तरह लिख दिया, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो स्टेट में चेंज पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। मतलब इफ F external is equal to 0 no change of state। मतलब एक्सीलरेशन कितना होगा? 0। बॉडी का रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, जिस वेलोसिटी से मूव हो रही उसी वेलोसिटी से मूव होती रहेगी, जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में जाती रहेगी जब तक कि आप फोर्स ना लगाएं। बेसिकली ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। समझ गए ना? तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस की। फर्स्ट लॉ तो आपको पता ही था, पहले से ही पता था, रेस्ट में तो रेस्ट में रही, बस चल रही है, अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, देन द पैसेंजर सिटिंग इनसाइड द बस फॉल्स फॉरवर्ड। क्यों? आगे की तरफ पैसेंजर क्यों झुक जाता है? क्यों? बस मोशन में थे, पैसेंजर मोशन में था। जैसे ही बस का ब्रेक लगा तो पैसेंजर का वो पार्ट जो बस के कांटेक्ट में था, सीट पे बैठा था, मतलब लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी रेस्ट में आ गया, और अपर पार्ट जो बॉडी था वो मोशन में थी बस, तो उसके साथ मोशन में ही था, वो मोशन में ही रहना चाहेगा। और बस रुक गई तो बस के कांटेक्ट में जो आपका लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो रेस्ट में आ गया, और ऊपर वाला मोशन नहीं था, आप आगे झुकोगे। या आप बैठे हैं, सडनली बस स्टार्ट होगी तो आप पीछे क्यों झुक जाते हैं? सडनली बस स्टार्ट होने का मतलब आपका लोअर पार्ट बॉडी का वो तो मोशन में आ गया, और ऊपर वाला पार्ट जो बस के कांटेक्ट नहीं था वो रेस्ट में था, तो रेस्ट में, तो आप ऊपर से रेस्ट में, नीचे से मोशन में, तो आप पीछे झुकोगे ना, नीचे से आपको कोई खींच दे दे। तो ये सारी चीजें आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम बेसिकली क्या करेंगे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे हम न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। देखिए न्यूमेरिकल्स में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तभी लगेगा
जब बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो बॉडी किस में होगी? इक्विलिब्रियम में। तो चलिए बात कर लेते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कुछ क्वेश्चंस की, ताकि आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगाना अच्छी तरह से आ जाए। चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम हमने बना के बता दिया था, अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। चलिए एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले उससे बात कर लेते हैं। यहाँ से बात शुरू करते हैं। एक स्ट्रिंग है, इसमें एक ब्लॉक बंधा हुआ है, हमने दो पार्ट ले लिए इसके, ए और बी। ये एम मास का ब्लॉक है, ये स्ट्रिंग ए और ये स्ट्रिंग बी। अब दो सिचुएशन है, अगर हम बी को सडनली जर्क दें और बी को हम धीरे धीरे खींचे, दो सिचुएशन है। इफ बी अप्लाइड सडन जर्क ऑन द स्ट्रिंग बी, तो स्ट्रिंग बी टूटेगी या ए टूटेगी। और दूसरा केस है, इफ बी स्लाइटली पुश डाउन द स्ट्रिंग बी, धीरे धीरे बी को खींचे तो बी पहले टूटेगी या ए पहले टूटेगी। क्वेश्चन ये है, मैंने क्या बताया, इफ बी अप्लाइड सडन जर्क ऑन द स्ट्रिंग बी, इसको एकदम झटका मारे तो बी टूटेगा या ए टूटेगा। और दूसरा है, बी को हम धीरे धीरे खींचे तो बी टूटेगा या ए टूटेगा। पहला केस है, when b is given sudden jerk, when b is given सडन जर्क, अचानक आपने झटका दिया बी को अचानक, तो बी स्ट्रिंग टूटेगी। कारण अचानक आपने झटका दिया तो ए स्ट्रिंग रेस्ट में, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। बी का जो जर्क है वो ए के अंदर ट्रांसफर नहीं हुआ तो स्ट्रिंग बी टूट जाएगी। बी को आपने झटका दिया, बी टूट जाएगी। अगर आप बी को धीरे धीरे खींच रहे हैं, धीरे धीरे खींच रहे हैं, तो जो टेंशन है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? ए में भी ट्रांसफर हो जाएगा। अब ए में अगर टेंशन ट्रांसफर हो गया तो ए का टेंशन बी से ज्यादा होगा। क्यों? बी के नीचे तो कोई बॉडी है नहीं और ए के नीचे तो ये बॉडी भी, और आप टेंशन भी खींच रहे हैं तो बी का टेंशन भी ट्रांसफर हो रहा है ए में, और ए के ऊपर ऑलरेडी इसका वेट भी तो आ रहा है ना, इसका वेट mg तो आएगा, वो किसके ऊपर आएगा? इस स्ट्रिंग के ऊपर आएगा। तो अगर आप बी को धीरे धीरे खींच रहे हैं तो बी में टेंशन है, वो तो टेंशन ए में भी ट्रांसफर हो रहा है, दोनों में टेंशन बराबर है। अब ए में एक्स्ट्रा क्या हो रहा है? वेट ऑफ द बॉडी, जो ए स्ट्रिंग में लगे, इसका वेट यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। इसको खींचोगे तो इसका भार कौन खींच रहा है? ए वाली स्ट्रिंग खींच रही है। तो ए में जो है ना कंपैरेटिवली ज्यादा फोर्स लगेगा, T प्लस mg हो जाएगा, तो ए स्ट्रिंग टूटेगी। अगर जर्क दिया आपने बी को तो बी पहले टूटेगी, और बी को अगर धीरे धीरे खींच रहे हैं तो स्ट्रिंग ए पहले टूट जाएगी। ठीक है ना? ये बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन था, आपने शायद पहले भी इसको पढ़ा होगा। अब हम बात करें कुछ और क्वेश्चंस की। हम एक दो क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको न्यूटन की लॉज ऑफ फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है कि अगर एफ नेट 0 है तो ए नेट भी कितना होगा? 0 होगा। और जब एफ नेट 0 होता है इसका मतलब होता है इक्विलिब्रियम। ये बात हमें पता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन ले रहे हैं, दो ब्लॉक। कुछ भी ले लो, 2 kg 5 kg, ये दो मास है 2 kg और 5 kg के। इक्विलिब्रियम में दोनों ब्लॉक। तो हमें पूछा गया टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग्स इन इक्विलिब्रियम। दो अलग अलग टेंशन है, ये स्ट्रिंग अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है, दोनों स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है इक्विलिब्रियम में। तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहला काम है फोर्सेस को बनाना, कि कौन से फोर्स इसमें लगेंगे। बताओ इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? 2g और mg, और ऊपर टेंशन T। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं 2 किलोग्राम वाले की। इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ये 2 kg है, नीचे क्या लगा? 2g, और ऊपर क्या लगा? राइट। अब 5
kg वाली बॉडी की बात करते हैं। 5 kg बॉडी में इधर देखो, इस पॉइंट पे टेंशन कितना आएगा, नीचे सेम टेंशन टी ए। अब इसको भूल जाओ, आप इसको नीचे देखो ही मत, इस बॉडी पर और क्या आएगा, इसका वेट भी तो आएगा नीचे 5g। इस पॉइंट पे टेंशन ऊपर की ओर P1। जैसे देखिए हमने आपको बताया था, इस बॉडी पे एक तो यहाँ पर टेंशन आएगा T, यहाँ पर बैठ जाओ, टेंशन दिखा दो इधर अभी फ्रॉम द इस मास की वजह से वेट आएगा नीचे mg। इस पॉइंट पे टेंशन आएगा ऊपर की T1। T1 इसलिए लिया ये स्पिन अलग है, ये अलग है, तो 5 kg वाली का फ्री बन जाएगा, कितना बनेगा 5 kg। हमने ये चीजें पहले सिखा दी, एक नीचे लग रहा T और एक नीचे लग रहा 5g और एक ऊपर लग रहा T1। ये हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए। अब चूंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में क्या करते हैं, इन इक्विलिब्रियम ये से बैलेंस कर दो, P बराबर 2g, ये जगह 2g की जगह 10 ले लिया तो 20 न्यूटन। इसको इक्विलिब्रियम में करो, P1 बराबर T भी नीचे और 5g भी नीचे, P प्लस 5g। T कितना है 20 और 5g कितना है 10, 70 न्यूटन। तो कहने का मतलब आप इस तरह से बड़े आसानी से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगा करके, तो ये कुछ और क्वेश्चन हमने बनाए हैं। तो 5 kg है, ये स्ट्रिंग 2 लगी हुई है, रिजिड सपोर्ट है, वही निकालना है हमें, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो देखिए क्या करना है, इन इक्विलिब्रियम। ध्यान रखना न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात हो रही है, एफ नेट 0 है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो ये सारी चीज़ें हम इक्विलिब्रियम में ही कर रहे हैं। तो देखिए इस ब्लॉक पे टेंशन इधर T1, पर भाई देखते जाओ, T1 टेंशन इधर, इस ब्लॉक पे टेंशन इधर T2, इसका वेट इधर mg। यही बताया था, बन गया ना इसके फ्री बॉडी डायग्राम। आप चाहो तो अलग से बना पाइए, 5 kg इधर T2 इधर mg इधर T1। ये एंगल कितना दिया गया, 37 दिया गया है आपको, तो ये एंगल 37, तो ये भी 37 हो गया ना, ये 37 हो गया। ये 37 और 53 का कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है, इसलिए जनरली हर बुक में या हर टीचर एग्जाम्पल में 37 एंगल लेता है। कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है और कोई इसकी वजह नहीं है, कोई और भी एंगल लिया जा सकता है। तो मैंने कहा ना ये T1 है, ये 37 एंगल ये भी हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा T1 cos 37 और यहाँ आ जाएगा T1 sin 37। अब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, वो इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब इस पे नेट फोर्स कितना हो, 0, मतलब ये फोर्स इससे बैलेंस हो और ये फोर्स इससे बैलेंस हो। देखिए T1 के हमने कंपोनेंट ले लिए cos और sin, अब आपको T1 से कोई लेना देना नहीं है, जिसके कंपोनेंट ले लिया उससे कोई लेना देना है। देखिए कौन किससे बैलेंस हो रहा, T2 किससे बैलेंस हो रहा, T1 sin 30। हम पहले 37 का वापस एंगल बना देता हूँ। हमने 53 और 37 हटाया था आपको, 37 में क्या करते हैं 3, 4 और 5 ये बनता है। 57 जब यहाँ पर होता है तो यहाँ 4 आता है, यहाँ 3 होता है, 5 यही होता है। तो देखिए T1 sin 37 इज इक्वल टू T2। अब ये गया T1 sin 37 की वैल्यू sin थीटा के ऊपर परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/5 इज इक्वल टू T2। एक इक्वेशन की बन गई, T2 बराबर 3/5 T1। अब दूसरा T1 cos 37 किससे बैलेंस हो रहा है, mg से। T1 cos 37 किससे बैलेंस हो रहा है, mg। m कितना है 5 और g कितना है 10, mg। T1 cos 37 देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5 इज इक्वल टू 50। तो T1 कितना आ जाएगा, ये 5 इधर जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, 50 × 5/4। अब T1 की वैल्यू अगर यहाँ डाल देंगे
ये T1 आ गया 5 पंचे 25 250/4 न्यूटन। T1 की वैल्यू आप यहाँ डाल देना तो आपको क्या मिल जाएगा T2 कितना जाएगा 3/5 इंटू T1 250/4 5 से काट दो 50 150/। कैलकुलेशन चेक कर लेना, कई बार जल्दबाजी बहुत मिस्टेक्स हो जाती है। तो मेरा पर्पज़ कैलकुलेशन से नहीं, मेरा पर्पज़ आपको क्वेश्चन समझाने से, ठीक है ना। एक इंक्लाइन प्लेन का भी ले लिया क्योंकि हमने इंक्लाइन प्लेन बताया था नॉर्मल रिएक्शन किधर जाता है। तो चलिए इसमें कौन कौन से फोर्स लगेंगे 5G नीचे लगेगा T ऊपर लगेगा। ये स्प्रिंग एक ही है तो T रहेगा। इस पर मैंने क्या बताया था इंक्लाइन प्लेन पे mg नीचे आता है ऐसा बताया गया था, mg cos थीटा यहाँ आता है ऐसा बताया गया था, mg sin थीटा यहाँ आता है ऐसा बताया गया था। तो ये 3g sin थीटा यहाँ आएगा, 3g cos थीटा यहाँ आएगा और 3g यहाँ आएगा। ये एंगल थीटा होता है। ये इंक्लाइन प्लेन का कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ था। अब आपको इससे कोई मतलब नहीं है और इस पॉइंट पे टेंशन इधर आएगा T। अब आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। मैंने कहा ना जिसके कंपोनेंट ले लिए इससे मतलब नहीं है अब आपको। अब आप इस 3G को भूल जाया करो, भूल जाओ कौन किससे बैलेंस हो रहा है और इस पे नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा ऊपर करो एंड। तो पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। 5 kg वाले का देखो 5G नीचे आएगा और T ऊपर आएगा, मतलब T बराबर 5G मतलब 50 न्यूटन। T की वैल्यू आ गई, T ऊपर 5G नीचे, इक्विलिब्रियम में है सिस्टम। मैंने कहा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बात हो रही है, F इक्वल टू 0। नेट फोर्स कितना लग रहा है 0। इस ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 है, ब्लॉक इक्विलिब्रियम में, मतलब ये फोर्स इससे बैलेंस हो गया। अब इस पे आ जाओ, ये T किससे बैलेंस हो रहा है 3G sin थीटा, T बराबर 3G sin थीटा। और N किससे बैलेंस हो रहा है, N बैलेंस हो रहा है 3G cos थीटा से। T बैलेंस हो रहा है 3G sin थीटा से, N बैलेंस हो रहा है 3G cos थीटा से। अब आपके पास T की वैल्यू है, G की वैल्यू है, तो अब आप निकाल लो। T पता है, G पता है, थीटा जाएगा। तो देखो T की जगह ये इसको ले रहा हूँ मैं, नीचे ला रहा हूँ। T की जगह 50 इक्वल टू 3G का मतलब 10 sin थीटा। तो sin थीटा कितना गया 50/30, बोले तो 5/3। वेरी गुड। अब sin थीटा अगर 5/3 है तो थीटा कितना हुआ ये देखो 5/3। sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन, उल्टा आ रहा है इसमें, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 5/3 पे चलने दीजिए। अब आप sin थीटा जब आ गया तो n निकाल लो। n बराबर कितना आएगा 3G मतलब 30 cos थीटा। देखो जब आपको sin थीटा मिल गया है 5/3, एंगल थीटा है, sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन, गड़बड़ वैल्यू लेती है, गड़बड़ वैल्यू लेनी चाहिए। यहाँ 3 kg लेना था, यहाँ 5 kg लेना था। एनीवे कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट वही है। अब यहाँ पर एंगल बड़ा उल्टा सीधा रहा। साइन थीटा अगर निकालेंगे हम तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज निकलेगा, तो परपेंडिकुलर छोटा का हाइपोटेन्यूज थोड़ा बड़ा हो गया। तो आप चेंज कर सकते हो, यहाँ 3 kg की बॉडी ले सकते हो, यहाँ 5 kg की बॉडी ले सकते हो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इक्वेशन इस तरह से बनानी है। यहाँ 3 kg ले लो, देखते क्या चेंज आता है। यहाँ 3 kg बॉडी ले लेते हैं, इसको 5 kg बना देते हैं। आप देखते क्या चेंज आता है। तो T बराबर हो जाएगा 3G मतलब 30 न्यूटन, 3G हो जाएगा ये। यहाँ 3 करके देख रहा हूँ मैं, इधर 5 कर रहा हूँ, 5 5 5 5। अब क्या आ जाएगा T बराबर, T कितना 30, 5G
5 का मतलब 5 हो गया, ये 50 साइन थीटा बराबर आ जाएगा 30/50। अब आ गया 3/5 साइन थीटा 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया 4, ठीक है ना। साइन थीटा बराबर 3/5 तो थीटा बराबर हो गया 37 डिग्री, दिख रहा ना 37, ये 37 जब होता है ना तभी ये 345 बनता है। अब n निकालना, तो n बराबर 5g, 5g का मतलब 50 और cos थीटा क्या था 4/5, 5 10 जा तो 40 न्यूटन। अब आपके पास सारे आ गए, n 40 न्यूटन आ गया, थीटा 37 डिग्री आ गया, t 30 न्यूटन आ गया। तो इस तरह से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, mg बनाना आना चाहिए, t बनाना आना चाहिए, r बनाना आना चाहिए। इंक्लाइंड प्लेन है तो r या n cos थीटा या n sin थीटा कहाँ जाता है ये पता होना चाहिए। फिर इक्विलिब्रियम में सारे फोर्सेस को बैलेंस करना है, तो इनकी प्रैक्टिस करना तो आपको भी बड़ी आसानी से आ जाएंगे। तो ये था आज का पहला वीडियो लेक्चर लॉज ऑफ मोशन का, जिसमें हमने पढ़ा इनर्शिया क्या होता है और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। वेरियस काइंड ऑफ फोर्सेस हमने बताया किस तरह से शो करते हैं, और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमने किए। अगला वीडियो लेक्चर आएगा उसमें न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि बॉडी में वहाँ पर एक्सीलरेशन आ जाता है, तो नेट फोर्स जीरो नहीं करना है वहाँ पर, फिर m × a भी आ जाएगा, F बराबर ma। तो देखते रहिए चैनल को, वीडियो देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन या अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।